नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उन्मेष में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की विशेष सीरीज, जिसके माध्यम से आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज नामक चैप्टर के प्रश्नोत्तर। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम एक ही वीडियो के माध्यम से आपके जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा सके। तो सभी प्रश्नों का समावेश आपको इस एक वीडियो में मिलेगा, कोई भी प्रश्न आपके बचेगा नहीं। इस प्रकार की कोशिश हमने की है और हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़कर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? इसका आंसर है 1903 में यशपाल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ पर हुआ था? अब देखिए, यशपाल का जन्म एक तो राज्य का अगर पूछा जाए तो पंजाब राज्य आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें सही उत्तर है का वाला फिरोजपुर छावनी में जो है यशपाल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो चार ऑप्शन है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्या उत्तर होना चाहिए? पटियाला, कांगड़ा, अमृतसर और लाहौर। और यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो केवल हमारे वीडियो को आप देखकर प्रश्नों को याद रख के और कंप्लीट चैप्टर के भाग इसमें मिलेंगे। तो आपको चैप्टर पढ़ने का यदि समय नहीं है तो भी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं। केवल और केवल इन वीडियोस के माध्यम से आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या उत्तर इसका होना चाहिए? यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा जो कांगड़ा से प्राप्त की थी। अब जगह आपको याद रखनी है, प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगला प्रश्न है, यशपाल ने लाहौर के कौन से कॉलेज से बीए किया था? तो बीए कौन से कॉलेज से किया था? यशपाल ने नेशनल कॉलेज से जो है यशपाल अपना बीए उन्होंने इस कॉलेज से कंप्लीट किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं या कौन सा है? तो पहला विकल्प है दादा कामरेड, दूसरा है पार्टी कामरेड, तीसरा है मेरी तेरी उसकी बात और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी उपन्यास जो है, इसको कई लोग जो है उपन्यास भी कहते हैं। उपन्यास उच्चारण गलत है, सही उच्चारण है उपन्यास। तो क्या उत्तर होगा? दादा कामरेड। अब ये देखिए, यशपाल के द्वारा लिखित उपन्यास आपको याद रखने। यदि आपको बोलने में कठिनाई होती है तो आप उपन्यास भी बोल सकते हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दो नाम तो याद रखो। और मेरी तेरी उसकी बात जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके बाद यशपाल ने अपदार्थ वस्तु कहकर किसे संबोधित किया था? तो खीरे को जो है यशपाल ने अपदार्थ वस्तु कहा था। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, मुहावरे जो है इस पाठ में दिए गए मुहावरों का समावेश इस वीडियो में किया गया है, ताकि कोई भी मुहावरा बचे नहीं। और आपके अलग से भी एक टॉपिक सिलेबस में दिया गया है मुहावरों का। तो इन पाठों में दिए गए मुहावरे आने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए हमने इस इन पाठों में दिए गए, पाठों के मध्य में दिए गए मुहावरों को इन वीडियोस में शामिल किया है, ताकि केवल और केवल आप अध्ययन करके और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके। तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? आंखें चुराना यानी कि नजरें बचाना, इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। वाक्य में कनखियों का अर्थ है, कनखियां किसे का कैसे देख रहे थे? तो खिड़की से, आंखों के कोने से, रेल के डिब्बे के कोने से या सीढ़ियों से। तो क्या उत्तर इसका होगा? तो इसका उत्तर है आंखों के कोने से। कनखियों का अर्थ होता है आंखों के कोने से। हमारे जो चैनल है वो आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो सके। नवाब साहब के पास लखनऊ का किस किस्म का खीरा था? खीरे की किस्म पूछिए।
देखिए अलग अलग तरह के खीरे होते हैं, तो यहाँ कौन सी किस्म का खीरा लखनऊ के नवाब साहब के पास था? बालम खीरा। कौन सा खीरा? बालम खीरा। अगला प्रश्न है, पलके मूंद जाना मुहावरे का अर्थ है। पलके मूंद जाना पढ़िए और क्या आंसर इसका होना चाहिए? सटीक उत्तर क्या होगा? पलके मूंद जाना, इसका सटीक उत्तर है आनंद अनुभव करना। पलके मूंद जाना यानी कि जब व्यक्ति खुशी में होता है और खुशी के कारण वह मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो उसके लिए ये मुहावरा उपयोग में लिया जाता है, पलके मूंद जाना यानी कि आनंद का अनुभव करना। अगला जो प्रश्न है वो है सिर खम करना मुहावरे का अर्थ बताइए। अब क्या अर्थ होगा सिर खम करने का? तो सिर खम करना मुहावरे का अर्थ है सिर झुकाना। अब देखिए ऐसे मुहावरे आपके इन पाठों के मध्य में दिए गए हैं और इन मुहावरों को हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नियमित रूप से हमारे चैनल पर दिए गए वीडियोस को देखें। तो सिर खम करना का अर्थ है सिर झुकाना। अगला प्रश्न है जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो वह है। अब इसके लिए क्या शब्द यूज होगा? अब देखिए ये आपके जो है अलग शब्द है, इसको आप देखिए। जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जिसको सूक्ष्म या अमूर्त भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। इसका भौतिक अस्तित्व ना हो। यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है? कौन सा उपन्यास? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास ये यशपाल का है, जिसमें उन्होंने भारत विभाजन की त्रासदी यानी भारत का जब विभाजन हुआ था उसका वर्णन इस उपन्यास में किया है। तो क्या उत्तर होगा? झूठा सच नामक उपन्यास जो है उसमें यशपाल ने भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो सभी को ही पता है, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है? यशपाल जो है इन्होंने लखनवी अंदाज नामक इस पाठ को लिखा है। यशपाल ने ट्रेन में किस क्लास का टिकट लिया था? अलग अलग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उन्होंने जो है सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? क्या कारण था कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया? तो इसका उत्तर है क वाला, नई कहानी के बारे में सोचने हेतु एकांत के लिए। यानी कि उस समय जो सेकंड क्लास का टिकट है उसमें बहुत कम यात्री यात्रा करते थे, तो वह जो है सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया था ताकि आराम से बैठकर एक नई कहानी के बारे में सोच सकें। अगला प्रश्न है डिब्बे में पहले से कौन बैठा था या कौन बैठा हुआ था? तो लखनऊ के जो नवाब साहब थे वह पहले से डिब्बे में बैठे हुए थे। अगला प्रश्न है लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर कौन से भाव आ गए? जैसे ही लेखक को उन्होंने देखा, कैसे गए थे लेखक? सफेद पोश कपड़ों में। सफेद पोश कपड़ों में लेखक ने प्रवेश किया था और सफेद पोश कपड़ों में जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा, किन्होंने? नवाब साहब ने, तो उनके अंदर असंतोष का भाव जागृत हो गया था, चेहरे पर असंतोष के भाव छा गए थे। तो हमारे चैनल को यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर सब्सक्राइब का एक बटन आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? मुफस्सिल, तो मुफस्सिल शब्द जो है इसका अर्थ होता है केंद्र से दूर किसी स्थान का इलाका या बाहरी जो क्षेत्र होता है, जो सेंटर होता है, केंद्र यानी कि सेंटर, सेंटर से जो है उसके बाहर के इलाके को मुफस्सिल कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब साहब क्या छील और काट रहे थे? तो पाठ में बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है। खीरा जो है उन्होंने मार्केट से लिया था उसको छील रहे थे और काट रहे थे। नवाब साहब खीरे पर क्या छिड़क रहे थे? अब खीरे को किसके साथ खाया जाता है? नमक और मिर्च के साथ। तो नमक और मिर्च छिड़क रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? क्या किया? आप क्या करते हैं? खीरे को आपने काट लिया, नमक मिर्च डाल लिया, तो फिर क्या करोगे? खीरों के खाओगे या उसको फेंक दोगे? खाओगे ना। लेकिन नवाब साहब ने क्या किया? उन्होंने खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि नवाब थे, लखनऊ के नवाब है, तो खीरे को खा कैसे लेते किसी और के सामने? इसलिए उन्होंने खीरे को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे की फांकों को
खिड़की से बाहर फेंकने के पीछे नवाब साहब का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस कारण से उन्होंने खीरे की पाकों को बाहर फेंका था? तो बाहर किस लिए फेंका था? राइट है, अपना रईसीपन और नजाकत दिखाने के लिए उन्होंने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने हर फाक को सूंघकर अंत में क्या किया? अंत में क्या किया उन्होंने? फेंक दिया था। न, नवाब साहब खीरे को सूंघकर कैसा महसूस कर रहे थे? कैसा महसूस कर रहे थे? तृप्त, जैसे उनका पेट भर गया हो, ऐसा वो केवल सूंघकर ही महसूस कर रहे थे। अगला प्रश्न है, खीरे को सूंघने और फेंकने की प्रक्रिया के बाद नवाब साहब ने क्या किया? नवाब साहब ने गर्व से लेखक की ओर देखा और तौलिए से हाथ पोंछ लिए। अगला प्रश्न है, नवाब साहब को लेखक का अचानक डिब्बे में आना कैसा लगा? तो लेखक जब अचानक डिब्बे में आ गए तो असंतोष का भाव उनको जगा था और यहां भी उन्हें असहज या अनुचित लगा। अगला जो प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और उसे फेंकने का कार्य किसके सामने किया था? लेखक के सामने किया था। और किसके सामने किया? क्योंकि वहां डिब्बे में कौन था? लेखक था। लखनवी अंदाज पाठ किस शैली में लिखा गया है? कैसा लगा ये आपको पाठ? आत्मकथा है क्या, व्यंग्य है क्या, संस्मरण है या वर्णनात्मक है? तो यहाँ व्यंग्य किया गया है, व्यंग्यात्मक पाठ है। किस शैली में लिखा गया है? व्यंग्यात्मक शैली में जो है इस पाठ को, लखनवी अंदाज को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बिना विचारों, पात्रों और घटनाओं के क्या लिखी जा सकती है? एक नई कहानी, कविता, निबंध या कुछ नहीं? तो एक नई कहानी जो है बिना विचारों के, पात्रों के और घटनाओं के लिखी जा सकती है। जब उनकी मुलाकात ट्रेन के डिब्बे में नवाब साहब से हुई तब उनको ये विचार आया कि बिना विचारों के, पात्रों के और घटनाओं के भी जो है एक नई कहानी लिखी जा सकती है। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है कि नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को किस वस्तु पर रखा था? कौन सी चीज थी? तो तौलिए पर उन्होंने जो है खीरे के टुकड़ों को रखा था। अगला जो प्रश्न है, लेखक क्या सोचकर नवाब साहब की ओर देख रहे थे? क्या सोचा लेखक ने? नवाब साहब खीरे का क्या करेंगे? जब उन्होंने खीरे को काट लिया, नमक मिर्ची उस पर लगाई, उसके बाद लेखक ने देखा तो नवाब साहब लेखक की खीरे का क्या करेंगे? अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि खीरा खाने का तरीका नवाब साहब द्वारा क्या बताया गया? क्या बताया गया? स्वाद लेकर और सूंघना, यानी केवल सूंघ कर ही आप स्वाद ले सकते हो, ऐसा नवाब साहब ने बताया खीरा खाने का तरीका। अगला प्रश्न है, नवाब साहब का यह तरीका लेखक को कैसा लगा? कैसा लगा? आपको कैसा लगा? अद्भुत लगा, मूर्खतापूर्ण लगा, हास्यास्पद लगा या बहुत अच्छा लगा? हास्यास्पद, यानी हंसने वाली बात है तो। अगला प्रश्न है, नवाबी ठसक का अर्थ क्या होता है? तो क्या अर्थ होता है नवाबी ठसक का? तो नवाबी ठसक कह गई है नवाबी नखरे या अभिमान को जो है नवाबी ठसक कहा गया है। तो हमारे चैनल पर दिए गए ये प्रश्न जो है आपके लिए सारे प्रश्नों का संग्रह कलेक्शन करके लाया गया है, छांटा गया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी अस्पताल सहायक भर्ती की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में किस वर्ग पर व्यंग्य किया गया है? कौन सा वर्ग है? तो सामंती वर्ग या नवाबी वर्ग जो है। तो नवाबी शब्द यदि नहीं है तो आपको सामंती शब्द याद रखना है कि सामंती वर्ग या नवाबी वर्ग पर जो है व्यंग्य किया गया है। गाड़ी छूटने के डर से लेखक ने क्या किया? गाड़ी छूटने के डर से लेखक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गए। तस्लीम शब्द का क्या अर्थ होता है? तस्लीम, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में सिर झुकाना या नमस्कार करना। ये एक उर्दू शब्द है तस्लीम। तस्लीम यानी कि सम्मान में सिर झुकाना या नमस्कार करना। नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने के लिए कैसे पूछा?
क्यों पूछा? शिष्टाचार के तौर पर, लेकिन बिना किसी वास्तविक इच्छा के, यानी कि मन से तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन सामने कोई बैठा है तो शिष्टाचार के नाते नवाब साहब ने लेखक से पूछा। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब के खीरा खाने के प्रस्ताव को क्या कहकर अस्वीकार किया? क्या कहा लेखक ने? शुक्रिया, मैदा कमजोर है, यानी कि उनकी मैदा जो है कमजोर है। तब ये मैदा क्या होता है, ये अगले प्रश्न में आपको मिलेगा। मैदा शब्द का क्या तात्पर्य है बताइए? मैदा कमजोर है, मैदा मतलब पेट या आमाशय उनका कमजोर है, तो ये इसमें बताया गया। मैदा का अर्थ क्या? पेट या आमाशय। अगला प्रश्न है, नवाब साहब का खीरा सूंघने का तरीका देखकर लेखक को क्या लगा? लेखक को क्या लगना चाहिए? वे बिना विचार घटना के कहानी लिख सकते हैं। यह जब नवाब साहब ने खीरा सूंघा उस समय लेखक को ऐसा लगा। अगला प्रश्न, नवाब साहब अंततः किस भाव से लेट गए? किस भाव से लेट गए नवाब साहब? संतुष्ट होकर, यानी कि जैसे कि उनका पेट खीरा को सूंघकर ही भर गया हो, ऐसे वह लेट गए। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब की ओर कैसे देखा? घूर कर, ज्ञान चक्षु आंखें खुल जाने के भाव से, डर कर, या प्यार से? कैसे देखा? तो उन्होंने जो है ज्ञान चक्षु, जिनको बोलते हैं आंखें खुल जाना, ये भाव से देखा। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। अब आप पिछला प्रश्न आपने पढ़ा और ये नेक्स्ट प्रश्न फिर आया है, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? ज्ञान चक्षु खुलना यानी कि वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नवाब साहब का यह व्यवहार क्या दर्शाता है? दिखावटी जीवन शैली को दर्शाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, यशपाल किस प्रकार के लेखक हैं? तो वो यथार्थवादी लेखक हैं, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी इसको कहा जाता है। यथार्थवादी लेखक हैं यशपाल। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरे को फेंकने की घटना क्या दर्शाती है? कि खीरा उन्होंने फेंका, ये घटना क्या दर्शाती है? नवाबों की नवाबी का छिन जाना, यह खीरा फेंकने की घटना दर्शाती है कि नवाबों की नवाबी छिन चुकी है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से पाठ लिखा गया है? तो दिखावटी जीवन और झूठी शान शौकत की जिंदगी, शान शौकत की निंदा करना, यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यशपाल किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो प्रगतिवाद जो है साहित्यिक आंदोलन से यशपाल जुड़े थे। लखनवी अंदाज किस विधा की रचना है? किस विधा में लिखा गया है? तो ये जो है कहानी है एक लखनवी अंदाज। अगला जो प्रश्न है, यशपाल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो यशपाल जो है प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज में किस शहर का वर्णन है? जैसे कि प्रश्न में ही स्पष्ट है, लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ शहर का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कहानी में किस शैली का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार की शैली इस कहानी में बताई गई है? तो व्यंग्यात्मक शैली का इस कहानी में प्रयोग किया गया है। यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं, क्या उत्तर इसका होगा? सही उत्तर क्या है? 1976 में जो यशपाल की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार यह चैप्टर पूरा हुआ, इसमें संपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।